चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कि कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इस कंडीशन में करंट मैक्सिमम पावर मैक्सिमम होता है। If the three elements LCR are arranged in parallel, show that the total current, ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि LCR सीरीज सर्किट में या पैरेलल में करंट का एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कंडीशन पे मैक्सिमम होता है। ठीक, ऑब्टेन द करंट RMS इन ईच ब्रांच, मतलब R के लिए IRMS का वैल्यू निकालना है, L के लिए IRMS का वैल्यू निकालना है, कैपेसिटेंस के लिए IRMS का वैल्यू। 17 का ही नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोग 17 में इंपेडेंस निकाल चुके थे, तो 1/Z निकाले थे इज इक्वल टू √1/R² प्लस ω/C - 1/ω/L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पर हमारा ये क्वेश्चन है कि IRMS तीनों कंडीशन में निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए जब हम निकालते हैं तो IRMS रेजिस्टेंस को सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। तो करंट का फॉर्मूला IRMS = ERMS/Z होता है। तो यहां पर ये ERMS हो गया और रेजिस्टेंस के लिए R हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब ERMS तो हमारा सोर्स फ्रीक्वेंसी 17 में दे रखा था, 230 वोल्ट था, सॉरी वोल्टेज सोर्स का, और 230 वोल्ट जो गिवन होता है वो RMS वैल्यू होता है। तो यहां पर ये 230 हो गया और रेजिस्टेंस हम लोग को 40 दे रखा था। कैलकुलेट करके ये वैल्यू 5.75 एम्पियर जो यहां पर हमने लिख रखा है। दूसरा हमारा IRMS थ्रू इंडक्टर, इंडिविजुअली हम लोगों को निकाल लेना है। तो यहां पर ERMS इंडक्टर के लिए XL होता है, ये हमारा 230 हो गया, ये हमारा ω/L है और फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल रखा था। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा 50 आया था और इंडक्टेंस का वैल्यू 5 हेनरी था। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 0.92 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमारा RMS करंट थ्रू कैपेसिटर था, तो ये हमारा ERMS बाई XC और XC का वैल्यू हमारे लिए 1/ω/RC बन जाएगा। जब ये पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ERMS इंटू ω/RC, ERMS का वैल्यू 230, ω/R का वैल्यू आपने 50 निकाल रखा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू 80 माइक्रोफराड 10⁻⁻⁶, और ये 0.92 एम्पियर ये वैल्यू है। तो करंट RMS वैल्यू सब में हमने फाइंड कर रखा। ठीक है, चल इसका हम PDF भेज देंगे फाइनली विथ सॉल्यूशन। ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। यदि आप वीडियो लोग नहीं भी देखते हैं तो काम चल जाए। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था? सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरी इंडक्टर, कैपेसिटर 60 माइक्रोफराड है, सीरीज में है। हम लोगों ने LC कॉम्बिनेशन पढ़ रखा था, ऑसिलेशन हो रहा है, यहां सीरीज में कह रहा। ठीक, सोर्स वोल्टेज ERMS 230 दे रखा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सप्लाई। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, R का वैल्यू यूज नहीं करना। कहता ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यू। तो करंट एम्पलीट्यूड मतलब I0 = E0/R। ठीक, तो करंट एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा। अब LC कंडीशन में क्या आ रहा? इफेक्टिव इंपेडेंस, इफेक्टिव इंपेडेंस
तो क्या था इंपेडेंस, एक्सएल माइनस एक्ससी, इसलिए आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्ससी, मतलब एक्ससी सॉरी एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्ससी जब यूज करेंगे पैरेलल में तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी ई आर एम एस, ठीक है। और इसको एक चीज यहां पर हम बता देते हैं ध्यान से, ये जो हम नीचे लिख रहे हैं एक्सएल माइनस एक्ससी, यदि पैरेलल में होगा तो एक्ससी माइनस एक्सएल, ठीक यही लिखा था। अरे कल इंपेडेंस 1/z लिखा रहा था, इसलिए कौन लार्जर है नहीं पता तो मॉड में डाल देंगे, ई आर एम एस एक्सएल माइनस एक्ससी को मॉडुलस में डाल दिया। अब ई आर एम एस का वैल्यू 230 है, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल, ठीक, तो 2 पाई न्यू इंटू एल, तो 2 पाई न्यू कितना है 50, एल का वैल्यू 80 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 1 बाई ओमेगा सी, तो 2 पाई न्यू का वैल्यू 50, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना 60 माइक्रोफैराड 10 पावर माइनस 6। इस नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है 8.24 एम्पियर, तो आई आर एम एस वैल्यू मिल गया। अब आई आर एम एस मिल गया तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई आर एम एस का फॉर्मूला आई नॉट बाई √2, तो करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, √2 टाइम्स ऑफ 8.24 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये 11.7 एम्पियर करंट का वैल्यू आ रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब 18 का ए पार्ट हुआ था, 18 का बी पार्ट कहता ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू एक्सएल इंडक्टर के लिए, आई आर एम एस इंटू एक्सी फॉर कैपेसिटर हो जाएगा। एक्सएल का वैल्यू कितना ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा एल को हम लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके यहां पर डाल दिए वैल्यू, तो ये आ गया 207 एम्पियर, ठीक। ई आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा आई आर एम एस इंटू 1 बाई ओमेगा सी, ये डायरेक्टली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई आर एम एस निकाला हुआ है 437 वोल्ट। फॉर्मूला याद हो, ये कैलकुलेट करके पहले से रखा है जो हमारा टाइम सेव हो जाए, आपको कैलकुलेट करना। फिर आ जाए नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। सी में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। सी पार्ट में कितना पावर एवरेज होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पावर का फॉर्मूला इन एलसीआर सीरीज सर्किट, आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस 5 पावर फैक्टर। इंडक्टर के लिए फाई का वैल्यू 90 डिग्री, इंडक्टर के केस में पोटेंशियल लीड करता 90 डिग्री, तो कॉस 90 डालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। सी पार्ट हो गया। कैपेसिटर में क्या पढ़ाया था, पावर। कैपेसिटर के लिए भी आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस 90 डिग्री, तो कैपेसिटर के लिए भी 0 आ गया। अब उसके बाद कहता है व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब, तो कॉम्बिनेशन क्या था एलसी, तो जब एल के लिए पावर 0 कैपेसिटर के लिए पावर 0, तो सबका कॉम्बिनेशन का पावर 0 आ गया समझ में। चलिए 18 कंप्लीट हो गया। अब 18 के सारे डेटा को हम लोगों को यूज करना है, और रेजिस्टेंस अब दे दिया, ठीक। अब रेजिस्टेंस दे दिया, कहता एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड टोटल पावर एब्सॉर्ब।
इसका मतलब आर आ गया, एलसी था, आर आ गया, एलसीआर। तो एलसीआर के लिए हम सबसे पहले इंपेडेंस निकाल लेंगे, इफेक्टिव वैल्यू रेजिस्टेंस का निकालेंगे। तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आई आर एम एस निकाल लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को आई आर एम एस ई आर एम एस का ही ना कॉम्बिनेशन देता पावर, इसलिए हम लोग आई आर एम एस पहले निकाल लेंगे। तो आई आर एम एस ई आर एम एस बाई जेड, ई आर एम एस का वैल्यू 230 और अभी इंपेडेंस का वैल्यू डाला 31.7, करेंट आई आर एम एस आ गया। ठीक, अब पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर तो जीरो होना है क्योंकि 90 डिग्री फेज डिफरेंस बना रहा है। कैपेसिटर के लिए पावर ट्रांसफर जीरो। ठीक, अब रेजिस्टेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, क्लियर, या ई आर एम एस स्क्वायर बाई आर, या ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 0 डिग्री, तीनों फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस ऑलरेडी आपने 7.255 एम्पियर निकाल रखा है, इसका होल स्क्वायर करके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 15, ये आ गया आपका इतना वॉट। आ गया समझ में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अब 20 में एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है। एक मिनट, क्वेश्चन को आप देखें। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 में एलसीआर 230 वोल्ट से कनेक्ट है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, कहता व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर 1/√LC। ठीक, और कहता है कि इस समय करंट एम्पलीट्यूड निकाल लेना है। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, इंपेडेंस। ठीक, तो करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, तो ओमेगा आर पहले निकाल लिया। ठीक, ओमेगा आर क्या आ गया, एलसी। फ्रीक्वेंसी पूछा है, ओमेगा नहीं पूछा, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू या 2 एफ, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसका जो भी वैल्यू है ये है 4167 रेडियन पर सेकेंड। अब इस ओमेगा को लिख सकते हैं 2 इंटू आर, 4167 एफ आर इज इक्वल टू 4167/2 इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 663 हर्ज आ रहा है, यही हमारा सोर्स फ्रीक्वेंसी हो गया। अब उसके बाद कहता है करंट एम्पलीट्यूड, तो क्या बताया, करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ई नॉट बाई
Z, ठीक। तो Z यहां पर क्या है, R है, और ये क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ERMS बाई R। √2 टाइम्स ऑफ ERMS का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 230 वोल्ट। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 23। ये सॉल्व कर रहे हैं तो 14.1 एम्पियर आ रहा है ये वैल्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 20 का ही नेक्स्ट पार्ट है। कहता व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। ऑलरेडी मिला हुआ, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर, पावर का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, I² R, और एवरेज के लिए क्या आ जाएगा, I² R/2। पावर का फॉर्मूला I² R, तो एवरेज पावर हाफ हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यदि हम E², ध्यान से सुन लो, I² R यूज किया, इसी तरह से ERMS² यूज करेंगे तो ERMS² में 2 से डिवाइड करेंगे। IRMS यदि निकालेंगे तो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर एवरेज पावर क्या हो गया, IRMS मतलब यहां पर पीक वैल्यू के टर्म में। तो एवरेज पावर मैक्सिमम कहता है कि यहां पर सोर्स फ्रीक्वेंसी जिससे में एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में यहां पर हम लोग यूज करेंगे पावर, सिंपल हम लोग पावर का एक्सप्रेशन जो निकालते थे वो हमारा होता था IRMS² × R, या हम लोग इस फॉर्म में निकालते थे VRMS या ERMS²/R। यहां पर कहता है कि उस समय निकालिए जिस समय के करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो यहां पर ये IRMS को रिप्लेस करेगा, तो IRMS को रिप्लेस करेगा तो IRMS का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ ना, I0/√2 होगा। अब ये वैल्यू क्या दे देगा, I0²/2। यही हमने कहा, समझ में आ गया, 100% क्लियर है। अरे IRMS का वैल्यू डाला I0/√2, तो करंट एम्पलीट्यूड के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0 को E0/R लिख सकते हैं। एक R का वैल्यू कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, E0²/2R। यही फॉर्मूला यहां लिखा है। अब E0 को क्या लिखेंगे RMS के फॉर्म में, जल्दी बता दो। ये 2 को बाहर कर दिया, √2 टाइम्स ऑफ ERMS 230 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है 23, सॉल्व करेंगे 2300 वॉट आ जाए। आ गया समझ में, क्लियर है। वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल व्यूज कम हो रहे हैं इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। PDF में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एनालिसिस समझना है तो वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि नम्रता डेली देखती है, जो कि मोबाइल नहीं रहता फिर भी ये देखती है। इसके पास अलग एक मोबाइल है, वो जैसे ही वॉल पे ऐसे स्क्रीन पे फिंगर डालती है वो मोबाइल का पूरा सा पिक्चर आ जाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। तो एक LCR सीरीज सर्किट में वही क्वेश्चन है। सी में कहता है, ध्यान से, फॉर विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स इज पावर ट्रांसफर
to the circuit half the power at resonant frequency. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, देख करके दिमाग घूम जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से सुनोगे, इसीलिए क्वेश्चन पर ज्यादा इंफोसाइज कर रहे हैं। फॉर विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सोर्स is the power transferred to the circuit half the power, जो पावर होगा वो हाफ हो रहा एट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड? ठीक, अब यहां पर करंट एम्पलीट्यूड तो भाई आई नॉट बाई रूट, पावर हमारा हो गया पावर मैक्सिम का हाफ। ठीक, तो हर जगह पर हम लोगों को चाहिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्वालिटी फैक्टर में आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके सिखाए थे, ग्राफिकल व्यू याद होगा। ध्यान से, हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया था करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ऐसा ग्राफ। ये हमारा ओमेगा आर था। ध्यान दे दो, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, इसलिए हम कलर भी बदल रहे हैं, बहुत सारा रफ वर्क करेंगे। ये हमारा ओमेगा 1 था, ये हमारा ओमेगा 2 था। अब है तुम कुछ और कर रहे हो, हाँ ठीक, नहीं कर रहे हो तो ध्यान दो। ये हमारा डेल्टा ओमेगा था, ये हमारा डेल्टा ओमेगा था। ओमेगा 1 का वैल्यू ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। यहां पर ये पूरा वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा आ रहा है। 2 डेल्टा ओमेगा, यश को मन नहीं लग रहा पढ़ने में, ये कुछ और करना चाहता जिंदगी में। क्या एस्ट्रोनॉट बनेगा? अच्छा, पहले तो उसको कहो कि पूरा एस्ट्रोफिजिक्स पहले पढ़ ले और समझ ले। अब ओमेगा 2 का वैल्यू ध्यान दो, ओमेगा 2 का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में डेल्टा ओमेगा ऐड करते हैं। ओमेगा 1 का मतलब होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में डेल्टा ओमेगा का एडिशन, इसलिए इसका डिफरेंस आ जाता है 2 डेल्टा ओमेगा। अब यहां पर 2 डेल्टा ओमेगा, और जब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालते हैं, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये R बाई एल आता है। और इससे हम डेल्टा ओमेगा का वैल्यू निकाले तो इट बिकम्स R बाई 2L। ये याद रखना पड़ेगा। अब गौर से देखिए, ध्यान से, हमने क्या किया, यहां पर ओमेगा को हम लोगों ने लिखा है ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का वैल्यू यहां से R बाई 12 पुट कर दिया। ये हमने रीजनिंग लिखा है, कैसे आया। इसी तरह से यदि हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे, ओमेगा को F के टर्म में, तो ये F आ गया। ओमेगा R को FR लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा F लिख देंगे। जैसे डेल्टा ओमेगा का वैल्यू R बाई 12, और यहां पर डेल्टा ओमेगा का वैल्यू यहां से लिखा है, तो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो FR बन जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। अब यहां से हम लोग डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई का वैल्यू निकालेंगे,
तो ये 1/2 और डेल्टा ओमेगा R बाई 2L। इसका वैल्यू जब इंडक्टेंस का वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें तो ये 15 हर्ज आता है। अब इसका वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 663 और इसका वैल्यू हमारा आ गया डेल्टा ओमेगा बाई 2 का वैल्यू 15। अब इसमें 15 को ऐड करेंगे, 15 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 663 प्लस 15 678 और माइनस करेंगे तो 648 फ्रीक्वेंसी आ गया। अब कहता पावर एब्जॉर्ब कितना हो गया तो कहता पावर मैक्सिमम का हाफ होगा। करंट एम्पलीट्यूड I नॉट बाई √2 के फॉर्म में। कब याद है जहां पे आप फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते थे तो ये क्या होता था I नॉट और ये क्या होता था I नॉट बाई √2। तो I नॉट बाई √2। I नॉट का वैल्यू कितना निकाला हुआ है इसके प्रीवियस ए और बी पार्ट में। I नॉट का वैल्यू 14.1 डिवाइड बाई √2 क्या आ गया 10 एम्पियर। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इसका। ठीक, ऐसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये सारा डेटा जो हमने लिखा है ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे फ्रीक्वेंसी रेंज पूछेगा, जब रेजोनेंस कंडीशन आता तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। यदि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पूछा ω2 माइनस ω1 तो क्या रहा रिजल्ट देखो R बाई L। तो रेजिस्टेंस दे देगा, इंडक्टेंस दे देगा। और उसी डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू हमने क्या बताया था बैंड विड्थ। तो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का वैल्यू दे देगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे बैंड विड्थ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, इसलिए ये पार्ट कराए। तो टोटल 20 क्वेश्चंस कराया, रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ऐसे हम PDF पे भेज देंगे। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमारा पूर्णतः समाप्त हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और संडे का प्लानिंग हो चुका है कि संडे को टेस्ट हुआ करेगा, हाफ एन आवर पढ़ाएंगे और हाफ एन आवर टेस्ट लेंगे। PDF सामने डिस्प्ले करेंगे और टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो हर संडे को हम लोग यही काम करेंगे और हर संडे को कहां पर, किसमें, ओ सॉरी यहां पर, ठीक। आपका ω2 माइनस ω1 है, ये वैल्यू लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये वैल्यू होना चाहिए, यहां पर हम लिख दे रहे हैं ω R माइनस डेल्टा ओमेगा, तब 2 डेल्टा ओमेगा आएगा।